में हम डाला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 6 उसके विभाग ई का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 17 से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 17 है, पीतल अथवा तांबे के बर्तन में हमें दही अथवा खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आपको याद रखिएगा कि पीतल और तांबा जो होता है तो उसमें कॉपर धातु है। तो कॉपर धातु जो है वो दही और खट्टे पदार्थों में जो अम्ल होता है उस अम्ल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक पदार्थ बनाती है। और वो हानिकारक पदार्थ दर्द अथवा जहरीला पदार्थ बनाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि दही अथवा खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न था हमारा कि किस लिए हमें दही अथवा खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि पीतल और तांबा में क्या होता है, कॉपर, जो दही अथवा खट्टे पदार्थ में जो अम्ल होता है उस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक पदार्थ अथवा जहरीला पदार्थ बनाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें खट्टे अथवा तो दही को, खट्टे पदार्थों अथवा दही को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, वैज्ञानिक कारण दीजिए कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो है वो अधिक सक्रिय धातु है। तो अधिक सक्रिय धातु होने के कारण क्या करती है, हवा में रही ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, प्रक्रिया, और प्रक्रिया करके जल उठती है जिससे आग लगने की क्या रहती है, संभावना। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम धातु जो है वो अधिक सक्रिय धातु है। तो हवा में रही ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके वह क्या होती है, जल उठती है। इसलिए उसे हमें केरोसिन में डुबाकर रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए नहीं। अगर हम सोडियम धातु को खुला रखते हैं तो वो अधिक सक्रिय होने के कारण हवा में रही ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके जल उठती है और हम इसलिए उसको केरोसिन में डुबाकर रखते हैं जिससे वो हवा में रही ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं करती है और जलती है नहीं। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, देखो एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, समझाइए। तो एक ही समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है, कारण कि इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षाएं जुड़ती है जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है और परमाणु का आकार बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो आपको लिखने का समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कारण कि इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षाएं जुड़ती है जिसके कारण क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और परमाणु का आकार बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। अगला हमारा प्रश्न है कि 19वां है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी और क्या होता है, मैंडलिक की आवर्त सारणी। मैंडलिक की आवर्त सारणी के बीच में की आवर्त सारणी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आपको लिखने का कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर बनाई गई है या परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है और मैंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई है। आप देख सकते हो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बनाया गया है और मैंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, समूह की जो संख्या है वो होती है 18 और आवर्त की संख्या जो होती है वो होती है 7। जबकि
मैंडलिक की आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 7 और आवर्त की संख्या, समूह की संख्या है 8 और आवर्त की संख्या है 6। तो याद रखिएगा कि समूह की संख्या मैंडलिक की आवर्त सारणी में 8 है और आवर्त की संख्या है 6। तो हमको लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी और मैंडलिक की आवर्त सारणी के बीच में अंतर। तो आपको लिखने का कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मैंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18, मैंडलिक की आवर्त सारणी में समूह की संख्या 8 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और मैंडलिक की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 6 होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर हमारा 20 है। प्रश्न नंबर 20 क्या है? तो प्रश्न नंबर 20 स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बीच में अंतर। तो स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जिस पोषण पद्धति में सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जो सजीव दूसरे सजीव में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की पोषण पद्धति को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। आपको लिखने का जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार की पोषण पद्धति को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जो सजीव दूसरे सजीव में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की पोषण पद्धति को विषम पोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, यानी उनमें क्लोरोफिल होता है। और विषम पोषी पोषण में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो सजीव है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और विषम पोषी पोषण में सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो आपको लिखने का स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बीच में क्या अंतर है? तो जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जो सजीव दूसरे सजीव में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की पोषण पद्धति को कहते हैं विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि सजीवों में क्लोरोफिल होता है और विषम पोषी सजीवों में क्लोरोफिल नहीं होता है। स्वपोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, विषम पोषी सजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है लसिका। लसिका अर्थात क्या? तो लिखने का रुधिर केशिका में से, ये रुधिर केशिका है, रुधिर केशिका में से क्या होता है? थोड़ा सा रुधिर केशिका में से थोड़ा सा क्या होता है? प्लेज्मा और प्रोटीन। तो रुधिर केशिका में से थोड़ा सा प्लेज्मा और प्रोटीन क्या होता है? बाहर निकलता है और कोशिका के बीच में रही जगह में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लसिका। तो लिखने का कि रुधिर केशिका में से थोड़ा सा प्लेज्मा और प्रोटीन बाहर आता है और कोशिका के बीच में रही जगह में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लसिका। लसिका रंगहीन होती है। अच्छा, लसिका कोशिका के सीधे संपर्क में होती है, इसलिए कोशिका को आवश्यक पदार्थ देती है और उसमें से अनावश्यक पदार्थ वापस ले लेती है, यानी ग्रहण करती है। लसिका का 2 कार्य है, एक तो शरीर को रोग से रक्षण देना और दूसरा है वसा का वहन करना। पहला है शरीर को रोग से रक्षण देना और दूसरा है वसा का वहन करना। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में है यौना आरंभ अवस्था में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। तो लड़कियों में होने वाले परिवर्तन हमको बताने हैं। तो आपको लिखने का कि लड़कियों में पहला परिवर्तन क्या होता है? तो लड़कियों के अंदर उनका क्या होता है? आवाज पतली हो जाती है, आवाज पतली बनती है और उनकी त्वचा मुलायम हो जाती है और स्तन ग्रंथि का विकास होता है और ऋतुस्राव आने की शुरुआत होती है। तो ऋतुस्राव आने की
शुरुआत होती है। तो ये उनके अंदर प्राप्त 4 परिवर्तन आते हैं। यौना आरंभ अवस्था में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, उनकी आवाज पतली हो जाती है, त्वचा मुलायम बन जाती है, स्तन ग्रंथि का विकास होता है और ऋतुस्राव आने की शुरुआत होती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 22, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में अंतर लिखिए। तो अवतल और उत्तल दर्पण के बीच में अंतर लिखना है। जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। फिर से देखो, जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को नीचे की तरफ मोड़ा जाता है। तो ये अभिसारी दर्पण है, यानी कि प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। और ये उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरण को ऊपर मोड़ता है, यानी अपसरित करता है। तो इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। और ये नीचे की तरफ मोड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं, यानी अभिसरित करता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। आपको लिखने का कि जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। और क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, यानी ऊपर मोड़ता है, तो इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए और उसका सूत्र लिखिए और उसका मात्रक परिभाषित कीजिए। तो देखो इधर अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, विद्युत धारा की आपको परिभाषा लिखनी है। विद्युत धारा की परिभाषा, तो सबसे सरल परिभाषा होती है विद्युत धारा की आवेश बट्टे में समय। फिर आप लिखिएगा आवेश के प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को, दर यानी समय, को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से, आवेश को Q से, समय को T से दर्शाया जाता है। तो इसका सूत्र हो गया I बराबर Q/T। अब इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। आवेश को कूलम में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो कूलम प्रति सेकंड, अथवा इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि कूलम प्रति सेकंड अथवा इसको एम्पियर कहते हैं। अब हमको एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो अगर चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत आवेश गुजरते हो तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो आपको लिखने का आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। अब इसका मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। हमको एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। 1 सेकंड में चालक में से 1 कूलम आवेश गुजरते हो तो बहने वाली विद्युत धारा को या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सवाल है इसका अथवा का प्रश्न है, 400 वॉट रेटिंग रखने वाला रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर देखो 400 वॉट कह रहा है, तो हमको P का मान दिया है 400 वॉट और कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर 8 घंटे तक, एक दिन में 8 घंटे चलता है। तो हमको समय दिया है कि 8 घंटे प्रतिदिन, और कह रहा है कि अगर यूनिट का भाव यानी यूनिट का मूल्य 3 रुपए प्रति यूनिट हो तो 30 दिन चलने के लिए खर्च होने वाली विद्युत
विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। यानी आपको 30 दिन के लिए खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा यानी यूनिट आपको ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको ये वॉट में दिया है, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 400 को 1000 से भाग देना है तो किलोवाट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0.4 किलोवाट। अब हमको देखो P बराबर होता है W/T, तो यहाँ पर हमको W निकालना है तो P इंटू T, तो P का मान देखो हमको मालूम है 0.4 और T हमारा समय दिया है 8 घंटे। अच्छा, H बराबर कितना दिया हमको, समय कितना दिया है 8 घंटे। यहाँ पर W बराबर हो जाएगा 3.2, क्योंकि 832 एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा किलोवाट आवर और इसी को हम बोलेंगे यूनिट। यानी एक दिन में इतना यूनिट खर्च होगा तो 30 दिन में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या करने का कि 3.2 को हमको 30 से गुणा कर देना है तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, 32 गुणे 3। अब 32 गुणे 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 96 यूनिट हमारा आएगा। तो उत्तर हमारा आएगा 96 यूनिट। तो इस प्रकार से हमको ये सवाल मिलना है। अगला 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लाक्षणिकता बताइए। तो हम लोग ने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लाक्षणिकता, तो लिखने का चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लाक्षणिकता। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लाक्षणिकता बोले या गुणधर्म बोले, आपको लिखेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर के भाग में उत्तर से दक्षिण और अंदर के भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर पास है तो उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर है तो उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो आपको लिखेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लाक्षणिकता। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर के भाग में उत्तर से दक्षिण, अंदर के भाग में दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास होती है उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल, और जिस विस्तार की चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर होती है उस विस्तार का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। अगला हमारा 25वां प्रश्न है कि जैव आवर्धन अर्थात क्या। तो 25वां प्रश्न है जैव आवर्धन अर्थात क्या। तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है, शीर्ष स्थान पर। किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो शीर्ष स्थान पर होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, रसायनों का संग्रह सबसे अधिक होता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। आपको लिखिएगा किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है, जिसके कारण उसके अंदर रसायनों का जो संग्रह है वो सबसे अधिक होता है और इस घटना को बोलते हैं जैव आवर्धन। प्रश्न नंबर 26, वन संरक्षण के लिए उपाय समझाइए। तो वन संरक्षण के लिए क्या उपाय है। तो वन संरक्षण का पहला उपाय, हमें जंगलों को आग से बचाना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि अगर हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो जंगल के पेड़ों को काटने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए। कभी भी जड़ से काटना नहीं चाहिए, उसकी केवल डालियों को काटना चाहिए। दूसरी बात, पेड़ लगाने चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम जंगल को बचा पाएंगे। एक तो जंगल को आग से बचाना है, दूसरा जंगल अगर हमें लकड़ी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि बराबर जंगल के पेड़ों की केवल डालियों को काटना चाहिए, पूरे पेड़ को काटना चाहिए नहीं। और हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए और तेजी से वृद्धि करें तो ऐसे पेड़ों को अधिक संख्या में लगाना चाहिए। अब इसके अथवा का प्रश्न है, पानी संग्रह से 4 लाभ बताइए। पानी का संग्रह करने से क्या 4 लाभ है।
तो एक तो पहला लाभ, हमको पूरे वर्ष दौरान पीने के लिए पानी मिलेगा। दूसरा लाभ, पूरे वर्ष दौरान हमको खेती में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और पूरे वर्ष हमको उद्योग के लिए पानी मिलेगा। और चौथा लाभ यह है कि पानी का संग्रह करने से जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ता है, जिससे वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। तो पानी का संग्रह करने से क्या लाभ है? 4 लाभ। नंबर एक पहला तो पूरे वर्ष दौरान पीने के लिए पानी मिलेगा। नंबर दो है कि हमें उद्योग के लिए पानी मिलेगा। और नंबर 3 हमको क्या होता है, खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और नंबर 4 नमी का संग्रह, पानी का संग्रह करने से जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ता है, जिससे वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। तो ये हमारा गाला का पेपर सेट नंबर 6 का विभाग बी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।